हेलो दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में जो जीएस की क्लास जो हिस्ट्री है, जीएस का पार्ट है, इसमें आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोग कल जो पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का नामकरण है और जो भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक जो विविधता है, उसके संदर्भ में क्या बातें की गई थी, उसके संदर्भ में हमारे जो साहित्य हैं, इतिहास हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। उसमें हम लोग यहीं पहुँचे थे आदि शंकराचार्य, यानी हमने बताया था कि जो प्राचीन काल है वो भौगोलिक और जो सांस्कृतिक विविधता है, उस विविधता में एकता स्थापित करने के लिए कल हमने बताया था कि मनीषियों ने, जो प्राचीन काल के जो हमारे मनीषी हैं, जो विद्वान थे, उन लोगों ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, पवित्र कर्तव्य होगा कि वह 7 नदी, 7 नगर और 7 पर्वतों की यात्रा करे। और उसी संदर्भ में हमने एक नाम और लिया था, जिनके नाम से लगभग में सभी लोग परिचित होंगे, आदि शंकराचार्य। तो जो आदि शंकराचार्य हैं, इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, यानी इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ये वेदांत मार्गी दार्शनिक हैं। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिन सिद्धांतों को लेकर के बौद्ध धर्म ने अपनी स्थापना की थी, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपने अद्वैतवाद की स्थापना की। और उन्होंने बताया कि जो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं, वेदांत से लिए गए हैं, और वेदांत और बौद्ध दर्शन में कोई अंतर नहीं है। इसके अंदर नहीं जाएंगे, एक बड़ा विषय है। लेकिन कहा जाता है कि शंकराचार्य ने ही बौद्ध धर्म को भारत से पतन की ओर मोड़ दिया, इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ये सीधे सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। इन्होंने मायावाद का सिद्धांत दिया, ये भी पूछा जाता है, मायावाद। दूसरी चीज़, इन्होंने जगत मिथ्या, यानी ये बताया कि जगत, जो ये जगत है वो मिथ्या है, ये भी उन्होंने सिद्धांत दिया। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि सब कुछ ब्रह्ममय है, यानी पुरुष श्रेष्ठ का जो कण कण है उसमें ब्रह्म का अंश समाया हुआ है। तो हम लोग दर्शन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखा कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, मायावाद का सिद्धांत दिया और जगत को मिथ्या कहा। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और इन्होंने 4 दिशाओं में, जो भारत में उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें से एक पीठ ज्योतिष पीठ है, जो उत्तराखंड में है, जिसे आप उत्तरांचल के नाम से पहले जानते थे। यह यूपी का भाग है, अब अलग कर दिया गया, एक नया प्रदेश बन गया। तो जो ज्योतिष पीठ है उत्तराखंड में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है। और ध्यान रखें कि जो श्रृंगेरी पीठ है सबसे बड़ी पीठ है, और पुरी उड़ीसा में है, और द्वारिका गुजरात में है। तो 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना इन्होंने किया था।
और इसमें जो शंकराचार्य ने कहा था कि जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनके विचारों के फॉलोअर हैं, वे इन चारों मठों की यात्रा करेंगे। अगर चारों मठों की यात्रा करेंगे तो आप सोचें कि इससे जो सांस्कृतिक और भौगोलिक जो दूरी है एक दूसरे से भारत में, वह मिटेगी। तो इसको लेकर के उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। तो ये भी आपसे सीधे सवाल पूछता है कि किसने 4 पीठों की स्थापना की थी? तो आदि शंकराचार्य ने। फिर उनकी जो पीठें कहाँ कहाँ हैं? श्रृंगेरी कहाँ है? तो कर्नाटक में। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। और ज्योतिष पीठ कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये थोड़ा सा नाम इसका जो है ये आपको ध्यान रखना होता है कि जो ज्योतिष पीठ है वो उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में जो पीठ है उसे ज्योतिष पीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कल हमने बताया था कि हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव का विकास क्रम। तो जो प्रागैतिहासिक मानव है उसके बारे में मैंने बताया था कि उसके बारे में जो हमारे पास जानकारी है वह उसके द्वारा छोड़े गए, यानी जो भी उसने भौतिक अवशेष छोड़ा, यानी जो वो भौतिक वस्तुएं प्रयोग करता था, वही भौतिक वस्तुएं उत्खनन में प्राप्त हुई और उन्हीं भौतिक वस्तुओं के आधार पर हमने मानव की उत्पत्ति और उसके विकास क्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया। इतिहासकारों ने इनके संदर्भ में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। जो भी उपलब्ध हैं इनके द्वारा प्रयोग किए गए जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो औजार हैं, उपकरण हैं, बर्तन हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, पुरातत्व जिसे हम कहते हैं, उसी के आधार पर हम लोग जानते हैं। तो समय समय पर जो खुदाइयाँ हो रही हैं, जो शोध हो रहे हैं, उससे इनके उत्पत्ति और विकास क्रम में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन यहाँ से सीधे आपसे सवाल पूछता है, जो सवालें आपके लिए जानना ज़रूरी है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो मानव का विकास है तो माना जाता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो अफ्रीकी महादेश में हुआ, यानी जो पूरे विश्व के जो लोग हैं इनका मूल जो ओरिजिन है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में जो पहला मानव उत्पन्न हुआ था उसको हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। और यही जो रामापिथेकस है इसी को हम लोग आदि मानव कहते हैं। तो जो रामापिथेकस है ये अभी बिल्कुल जानवर है। इसके पास अभी कोई भी सांस्कृतिक विशेषता शामिल नहीं है, यानी इसके जीवन में कोई खास भौतिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है और ना ही इसमें कोई सांस्कृतिक चिन्ह दिखाई देता है। तो जो पहला मानव है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो आदि मानव कहलाते हैं, उनका जो वैज्ञानिक नाम था वो रामापिथेकस, यानी इसी को हम महाकपि मानव के नाम से जानते हैं। महाकपि मानव। तो ये हमने देखा कि जो पहला मानव है, उसके बाद जो थोड़ी सी विकास हुई तो जो थोड़ी सी जो पहले की अवस्था से दूसरी अवस्था में जो पहुंचा उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। यह मानव सीधा चलने लगा था। ध्यान देंगे, यह जानवर है, यानी दोनों हाथों और दोनों पैरों पर चलता था, लेकिन ये थोड़ा सीधा चलने लगा था। लेकिन इसके पास भी कोई सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताएं नहीं थी। लेकिन अगर ये सीधा चलने लगा था तो ये कहीं न कहीं इसका क्षेत्र विस्तार, यानी बड़े क्षेत्रों पर इसका माइग्रेशन हुआ। उसके बाद आता है, थोड़ा और विकास करता है तो होमो इरेक्टस मानव उत्पन्न होता है। और जो होमो इरेक्टस मानव है ये पृथ्वी के बड़े भाग पर विचरण करता था और इसके पास
कुछ जीवन में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हुईं। जैसे यह भाषा का विकास कर लिया, वस्त्र का निर्माण करने लगा, कब्र बनाने लगा, यानी कुछ इसके जीवन में जैसे हम लोगों की जो विशेषताएं हैं वो शामिल हो गई। होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस एक बड़े भूभाग पर पृथ्वी के निवास करने लगा, यानी इसका विस्तार हो गया था। इसके पास भाषा आ गई। भाषा का यहाँ मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस तरह की अभी भाषा नहीं है, लेकिन इसने भाषा यानी सांकेतिक भाषा का निर्माण कर लिया था। और इसके जीवन में आवास, यानी ये गुफाओं में रहने लगा था, आवास की विशेषता शामिल हो गई। तथा वस्त्र बनाने लगा, यानी पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल थी या पत्ते थे उससे अपने शरीर को ढकने लगा, यानी ये गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र का प्रयोग करने लगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा विकास दिखाई देता है इस मानव से, रामापिथेकस से होमो इरेक्टस के बीच में। फिर इसमें आता है निएंडरथल। तो ये कह रहा है कि इससे जो होमो इरेक्टस मानव है उससे ये थोड़ा और डेवलप होगा। उसके बाद आएगा क्रोमैग्नन मानव और फिर आएगा होमो सेपियंस। जो होमो सेपियंस है इसको प्राज्ञ मानव कहते हैं, प्राज्ञ या आधुनिक मानव। तो जो आधुनिक मानव है उसका जो साइंटिफिक नेम है वह है होमो सेपियंस, आधुनिक मानव। तो यही आपसे पूछता है कि हम लोग आधुनिक मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो है होमो सेपियंस। यानी यह हम लोगों की अवस्था है, यानी जो हम लोग हैं हम लोगों को होमो सेपियंस कहा जाता है, आधुनिक मानव कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि जो मानव का विकास क्रम है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नन, उसके बाद होमो सेपियंस का विकास हुआ। इसमें जो बड़ी परीक्षाओं में सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि कौन होमो सेपियंस का पूर्ववर्ती है। तो ध्यान देंगे, पूर्ववर्ती मतलब ये दोनों मानव होमो सेपियंस के समान हैं, यानी इनके जो विकास है ये होमो सेपियंस के समान है। तो इसका मतलब है कि होमो सेपियंस के पहले इन्हीं मानव का विकास हुआ, तो होमो सेपियंस के पूर्ववर्ती कौन होंगे, निएंडरथल और क्रोमैग्नन। तो इसमें से जो भी विकल्प होगा निएंडरथल और क्रोमैग्नन में, कालक्रम के दृष्टि से उसे हम लोग चुन लेते हैं। तो हमने बताया कि जो रामापिथेकस है इसका विकास अफ्रीकी महादेश में हुआ, यानी वहाँ के जंगलों में हुआ था। लेकिन भारत में भी इस जो रामापिथेकस है इसके अवशेष शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी खोजे गए। ध्यान देंगे, इसकी हड्डियां नहीं मिली हैं, अस्थियां नहीं मिली हैं, लेकिन जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहाँ से इसके अवशेष खोजे गए। यानी रामापिथेकस के अवशेष कहाँ खोजे गए भारत में, शिवालिक की पहाड़ियों से प्रथमतः। दूसरी चीज़ हम जानें कि महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थल है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थल, बोरी नामक स्थल से जो पुरावशेष प्राप्त हुआ है, बोरी नामक स्थल से जो पुरावशेष प्राप्त हुआ है उसके अनुसार विद्वानों की मान्यता है कि भारत में जो पूरा मानव है वो, यानी मानव की जो उत्पत्ति है वो आज से 14 लाख वर्ष पूर्व हुआ, 14 लाख वर्ष पूर्व। तो जो मानव है, यानी कहने का मतलब जो भारत में मानव की उत्पत्ति है उसको 14 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित कर रहा है। वह स्थल कौन सा है, महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थल। यहाँ से जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान दें कि जो महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थल है, यहाँ से जो पुरावशेष प्राप्त हो रहा है, इसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि 14 लाख वर्ष पूर्व भारत में मानव की उत्पत्ति हुई।
लेकिन विद्वानों का मानना है कि भारत में जो मानव है उसकी उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पूर्व से पहले की नहीं है। यानी भारत में जो मानव की उत्पत्ति है, भारत में मानव की उत्पत्ति यानी सर्वमान्य मत है 5 लाख वर्ष पूर्व। पाँच लाख वर्ष पूर्व। तो ये हमने देखा कि 2 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि बोरी नामक स्थल से प्राप्त पुरावशेष के आधार पर भारत में मानव की उत्पत्ति कब मानी जाए, तो 14 लाख वर्ष पूर्व आप टिक करते हैं। और दूसरा जब पूछा जाता है कि भारत में मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य काल क्या है, तो वह है 5 लाख वर्ष पूर्व। तो ये देखें हम लोग भारत में जो मानव की उत्पत्ति है उसके संदर्भ में। यहाँ पर थोड़ी सी ये आपको बता दें कि जो निएंडरथल मानव है, यानी 2 मानव को हमने देखा था, एक निएंडरथल इसने समाधान यानी कब्र बनाना सीख लिया था। अगर विश्व में जो अफ्रीकी महादेश से विश्व में जब इनका प्रसार हुआ, जब ये निकल कर पहुँचे, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग देशों की, उस क्लाइमेट के अनुसार उनका जो भौतिक जीवन है वह अलग अलग तरीके से था। जैसे आज अनुमान करें तो मानव की उत्पत्ति बहुत पहले हुआ था और वह आदिवासी के रूप में जीवन व्यतीत करता था। आज भी उसमें से कुछ मानव अंतरिक्ष में निवास करते हैं, यानी अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन आज भी अगर भारत के किसी कोने में देखें तो आज भी जंगली जीवन लोग व्यतीत करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस बात को, तो अगर वो यूरोप में पहुंचा तो उसका जो सामाजिक और भौतिक विकास है वो कुछ और ढंग से हुआ। मध्य एशिया में पहुंचा तो उसका कुछ और ढंग से हुआ, और दक्षिण एशिया में पहुंचा तो कुछ और ढंग से हुआ। इसका मतलब है कि उनके विकास की अवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। यानी कहीं बहुत पहले उसने आग की खोज कर ली, कहीं का मानव बहुत पहले भौतिक अपने आवश्यकता है, जो उसकी आवश्यकता थी उसके अनुरूप उसने बहुत तेज़ी के साथ विकास किया, और कहीं पर वो पिछड़ा रह गया। तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से हम लोगों का वो विषय नहीं है, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। हम लोग इतना ही जाने कि जो निएंडरथल मानव है एक कब्र बनाना सीख लिया था, और जो भारत में एक स्थल है अक्सर करके आपसे पूछा जाता है, बहुत फेमस है, हथनौरा। हथनौरा एक स्थान है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, ये नर्मदा घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से होमो इरेक्टस मानव का कपालखंड मिला है। होमो इरेक्टस मानव, जो हम लोग विकास क्रम में तीसरे स्थान पर देख रहे थे। तो आपसे पूछता है कि मानव का कपालखंड कहाँ से मिला है। मानव यानी खोपड़ी, कपालखंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि कपालखंड हथनौरा से मिला है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ये नर्मदा घाटी में है। तो ये भी सवाल पूछता है कि किस घाटी से मिला है, तो नर्मदा घाटी हो गया। अगर जिला पूछ ले तो होशंगाबाद हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि जो मानव का विकास क्रम है। अब हम लोग सीधे आते हैं कि जो भारत में मानव की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है
अत्यंत नूतन युग, यानी मानव में अगर भारत में जो 5 लाख वर्ष पूर्व मानव उत्पन्न हो रहा है, उस समय जो पृथ्वी की जो एरा है, एज है, वो प्लीस्टो अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग। इस समय जो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, उस इतिहास की अवस्था में अत्यंत नूतन युग में भारत में मानव की उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है। ये हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। लेकिन विश्व में अगर देखा जाए तो मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो होलीसीन युग में हुआ। तो ये हमने देखा कि जो मानव का विकास क्रम है। अब हम लोग देखेंगे, सीधे आते हैं अब इतिहास का जो क्रमबद्ध अध्ययन है हम लोगों का, वहाँ पे आते हैं और ये देखते हैं। आप अपने को म्यूट रखें। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, जैसे हमने बताया था कि 3 कालों में इतिहास को हम लोगों ने विभाजित किया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। और जो प्री हिस्ट्री है इसी को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, यानी स्टोन एज हमने बताया था। अब क्यों ऐसा हमने कहा था? क्योंकि इस काल का जो पूरा इतिहास है वो पुरातत्व के आधार पर जानते हैं। इतिहास जानने का स्रोत क्या है इसका? इतिहास जानने का स्रोत। तो जो इतिहास जानने का स्रोत है वो हमने बताया था कि इसे पुरातत्व के आधार पर जानते हैं। और जो मुख्य पुरातत्व है वो पत्थर है, यानी मुख्य जो पुरातत्व है वो पत्थर है। क्योंकि हमने बताया था जो प्रागैतिहासिक काल का मानव है इसका जीवन पत्थर के आसपास ही सिमट कर रह गया था, यानी ये पत्थर का औजार बनाता, उससे शिकार करता और उस शिकार से अपना पेट भरता और फिर पत्थरों के बने गुफाओं में वो जा करके विश्राम करने लगता। यानी सब कुछ पत्थर के ही आसपास सिमटा हुआ था। आभूषण भी पत्थर का बनाता है, बर्तन भी पत्थर का बनाता है और कब्र भी पत्थर का ही बनाता है। और आवास तो पहाड़ों में, जो पहाड़ हैं उसमें पत्थर हैं और उन पत्थरों के बीच जो गुफाएं स्थित थी उसी में रहता है। और चित्र भी जब बनाता है तो उन्हीं गुफाओं में जो पत्थर हैं, पत्थर से बनी जो दीवारें हैं उसी पर चित्रांकन भी करता है। तो जब पत्थर ही उसके जीवन में सब कुछ है, इसलिए इस काल को हम कहते हैं स्टोन एज या पाषाण काल। आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल का अगर पीरियड देखें भारत में तो बहुत लंबा है। यानी अगर सर्वमान्य तरीके से देखें तो जो ये पीरियड है भारत में वो 2,50,000 से शुरू होता है। 2,50,000 वर्ष, 1000 से लेकर और 3000 BC के बीच आता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा, यानी अगर 3000 BC तो इसका मतलब है कि जो सभ्य मानव का जीवन है, जो हम लोगों का सभ्य मानव का जो इतिहास है, आज हम लोग 2020 में खड़े हैं और यहाँ पे 3000 तक मानव जंगली अवस्था में है, प्रागैतिहासिक अवस्था में है। और आज 2020 में हम लोग खड़े हैं। तो देखें तो 3000 साल
ये हो गया, यानी 5000 वर्ष से ज़्यादा सभ्य मानव का इतिहास नहीं है। यानी जो सभ्य मानव है उसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, वर्ष पुराना। अब कहेंगे कैसे? तो हम लोग देख रहे हैं कि 2,50,000 से मानव का जो अवशेष है भारत में मिलने लगता है, प्रागैतिहासिक मानव का। और वो प्रागैतिहासिक मानव जो है उसकी कामोबेश एक जैसी विशेषताएं 3000 यानी 2.5 लाख वर्ष तक एक समान बनी रही। सिर्फ थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहे और जब बड़े परिवर्तन हुए तो हम सभ्य समाज में परिवर्तित हो गए। अब सभ्य समाज में परिवर्तित हो गए तो ये सभ्य समाज का जो इतिहास है, मानव का इतिहास है, वह 5000 वर्ष पुराना है। अब आपके मन में एक सवाल आता है अक्सर करके बच्चों में, एडी और बीसी 2 शब्द आते हैं जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो 2,50,000 वर्षों का जो प्रागैतिहासिक मानव का जो इतिहास है, जो जीवन है, इसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा? क्या एक जैसे रहे होंगे? नहीं, इनमें परिवर्तन हुआ, लेकिन बहुत धीमी गति से हुआ। अब हम कैसे कहेंगे कि परिवर्तन हुआ, ये हम कैसे जानते हैं? तो जब इन्होंने परिवर्तन जो इनके जीवन में हुआ उसके बारे में अनुमान जो होता है, वो अनुमान इनके द्वारा बनाए गए जो पत्थर के हथियार हैं उसी के आधार पर लगाते हैं। जैसे जैसे उनके जैसे जैसे उनके जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती गई, यानी आवश्यकताओं का विकास हुआ, उसी के अनुरूप उन्होंने जो हथियार थे, उपकरण थे, उसमें भी वो विविधता लाए, उसमें और अच्छा बनाने का प्रयास किए। तो जब पहले के हथियारों से दूसरे कुछ समय बाद के बने हुए हथियार जब अच्छे दिखाई देते हैं तो हम उसी से अनुमान करते हैं कि यहाँ मानव का विकास दिखाई देता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं 2,50,000 वर्ष के इतिहास को। यानी हमने पाषाण नाम दिया, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि हर काल में पाषाण शब्द जुड़ा रहेगा। इसका मतलब इनके जीवन में जो मुख्य धातु है वो पाषाण है। यानी एक शब्द आता है प्रारंभिक अवस्था 2,50,000 का, वो पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। पुनः आता है, इससे जब आगे अवस्था परिवर्तित होती है तो आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पुनः अगर देखें मध्य पाषाण काल, और जो अगला थोड़ा सा विकास होता है उसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। यहाँ से सीधे सवाल पूछता है नव पाषाण काल। इस कालों से ही, नामकरण से ही सवाल पूछ लेता है नव पाषाण काल। और यहाँ देख रहे हैं ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। यानी यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस पे एक विहंगम दृष्टि डाल लें तो देखिए कि जो 2,50,000 वर्षों का जो मानव जीवन है उसको हम 4 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था, यानी जो पहली अवस्था है, ये अवस्था 2,50,000 से शुरू होकर ये 10,000 तक आती है, 10,000 BC तक। और बाकी 10,000 BC से लेकर के ये सभी अवस्थाएं शुरू होती हैं। तो हमने देखा कि जो पाषाण काल है, यहाँ पे मानव का कोई मानव की अस्थियाँ नहीं मिली हैं,
यहाँ पे जब आता है तो उसकी अस्थियाँ मिलने लगती हैं। यहाँ पर आता है तो कृषि और गांव बसाने लगता है, और यहाँ पर आता है तो पत्थर के साथ एक नई धातु खोजता है, तांबा। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही तक। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर यही ये क्लास शुरू करेंगे, कल की क्लास इसी से, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल पूछता है और बिना इसको आप पढ़े हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू, धन्यवाद।